हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से अभिनंदन है CRS एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने बायोलॉजी के जो सीरीज़ थे क्लास 10th वाले उसको कंप्लीट कर रखा था और उसमें आज का जो ये वीडियो है इसमें हम लोग लास्ट जो हमारा चैप्टर है हमारा पर्यावरण क्लास 10th की बायोलॉजी का, हम लोग स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए जो टारगेट लेकर चल रहे हैं उसमें हमारा जो लास्ट आज का अध्याय है हमारा पर्यावरण उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो चलिए लास्ट जो हमारा अध्याय है इसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। इसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि हमारा क्या 8वां अध्याय है। यह है हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहले हम समझते हैं पर्यावरण क्या होता है। तो कहते हैं जैव घटक और अजैव घटक, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक का मतलब सजीव चीज़ और अजैव घटक का मतलब निर्जीव चीज़। सजीव में जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु या सूक्ष्म जीव, ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे जैव घटक हो जाएंगे। और निर्जीव में जैसे ताप, प्रकाश, जैसे मिट्टी, हवा, जल इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे निर्जीव घटक। तो कहता है ऐसा स्थान या ऐसा जगह जहाँ जैव घटक और अजैव घटक पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत विभिन्न स्थान आते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, या इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम लोग जीव मंडल बोल सकते हैं। जीव मंडल या इसी को जैव मंडल बोलते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल या कहें जीव मंडल या जैव मंडल आते हैं। मंडल का मतलब यहाँ पर होता है क्या, जगह। ऐसा जगह जहाँ पानी पाया जाता है और उसमें पानी के अंदर जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं, यानी सजीव और निर्जीव चीज़ पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल मंडल बोलते हैं। ऐसे ही वायुमंडल और स्थल मंडल होते हैं, यानी ऐसा स्थल या ऐसा जगह जहाँ पर जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पर्यावरण हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, पर्यावरण कैसे परिभाषित करेंगे। एक ऐसा स्थान जहाँ जैव और अजैव घटक पाए जाते हैं उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। इसके अंतर्गत जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल आते हैं, या फिर इन तीनों को मिलाकर हम लोग जीव मंडल या जैव मंडल बोलते हैं। ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के बारे में। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या इसी को पारितंत्र भी बोलते हैं, या पारितंत्र। इंग्लिश में इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र क्या होता है, तो पर्यावरण में जो जैव घटक और अजैव घटक पाए जाते हैं इनके बीच के संबंध, यानी जैव घटक और अजैव घटक के बीच के संबंध को यही पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो जीव मंडल या जैव मंडल है हमारा, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र है। क्यों कहा जाता है भैया, क्योंकि देखो जैव घटक और अजैव घटक अगर आपस में संबंधित नहीं रहेंगे, मान लीजिए कि जैव घटक में कोई जीव है और अजैव घटक में जैसे पानी, तो जीव है लेकिन पानी नहीं है,
तो जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकता, यानी मछली और पानी के बीच जो संबंध है वो क्या दिखा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र को। अगर ये संबंध ना हो तो ना जीव रहेगा ना निर्जीव, यानी पर्यावरण ही हमारा नष्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की जो संरचना हुई है वो भी पारिस्थितिकी तंत्र से हुई है, और पर्यावरण में जो भी कार्य होते हैं वो भी पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ही होता है। इसलिए जीव मंडल या पर्यावरण या जैव मंडल इसी को कह सकते हैं। यह हमारा पर्यामंडल जो है, पर्यावरण, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम ये है, ठीक है। तो इसको भी आपको देख लेना है। अब हम लोग समझते हैं आहार श्रृंखला और आहार जाल के बारे में। इसमें छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको एक बार देख लेना है। आहार श्रृंखला को फूड चेन बोलते हैं और आहार जाल को फूड वेब बोलते हैं। फूड वेब। देखिए, जितने भी जीव हैं वो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या निर्भर करते हैं, और पेड़ पौधा भोजन का निर्माण करता है। तो पेड़ पौधे और जितने भी जीव हैं उनकी आपस में निर्भरता एक तरह की श्रृंखला बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आहार श्रृंखला। जैसे कि घास को कौन खाता है, हिरन, और हिरन को बाघ या शेर। जैसे घास को खाता है ग्रास हॉपर या जिसको टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा खाता है, और टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, और सांप को बाज। तो इस तरह की जो निर्भरता श्रृंखला है उसी को हम लोग आहार श्रृंखला बोलते हैं। क्या कहेंगे, पृथ्वी पर भोजन की निर्भरता से जीवों की बनी श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला कहलाती है। जैसे करके आप इसको उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। जैसे पहला आहार श्रृंखला ये और दूसरा आहार श्रृंखला ये। अब देखो, जितने आहार श्रृंखला के जो सदस्य हैं वो आपस में क्या संबंधित होते हैं। जैसे हम यहाँ अगर उदाहरण दें, जैसे घास को कौन खा रहा है, जैसे टिड्डा खा रहा है घास को, और टिड्डा को सांप खा लिया, ठीक है। जैसे घास को खाया कौन, चूहा खा लिया, और चूहा को, मान लीजिए चूहा को सांप खा गया। जैसे घास को कौन, हिरन खा गया, हिरन को बाघ खा गया। तो इस तरह से देखते हैं कि घास को चूहा खा रहा है और टिड्डा और चूहा दोनों को सांप खा रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह का चेन का निर्माण होता है, या कहें जाल का निर्माण होता है, वेव या जाल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आहार जाल। तो ये आहार जाल का क्या है, उदाहरण है। आहार जाल की परिभाषा क्या हो जाएगी, आहार श्रृंखला के सदस्य जो हैं आपस में मिलकर जालनुमा संरचना बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहते हैं या फूड वेब कहते हैं। जैसे मैं नीचे आप ये एक उदाहरण दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे घास को ही खाता है क्या, खरगोश, और खरगोश के छोटे छोटे बच्चे को सांप खा लेता है, और सांप को कौन खा लेता है, बाज। तो इस तरह से आपको नहीं लगता कुछ जाल जैसी संरचना बन गई है, इसी का तो नाम है आहार जाल। अब हम लोग समझते हैं कुछ उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं उत्पादक,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसके बारे में देखो, हरे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं। तो हरा पेड़ पौधा क्या हो जाएगा, हमारा उत्पादक हो जाएगा। जो हरे पेड़ पौधे को खाता है यानी शाकाहारी जीव जंतु, उसको हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या, टिड्डा। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए मेढक। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है उसको हम लोग बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए सांप। तो इस वाले आहार श्रृंखला में टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता और जो हमारा सांप है वो तृतीयक उपभोक्ता है। अब देखो यहीं पर जो द्वितीयक उपभोक्ता है डिपेंड कर रहा है कि वो खा क्या रहा है, उससे द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ घास है और घास को खरगोश खा लिया और खरगोश को सांप, तो यहाँ पर जो है खरगोश हमारा प्राथमिक उपभोक्ता और सांप हमारा द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। जबकि इस आहार श्रृंखला में सांप क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। तो डिपेंड करता है कि वो किस उपभोक्ता को खा रहा है। अगर प्राथमिक को खा रहा है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा, और अगर द्वितीयक उपभोक्ता को खा रहा है तो वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये हमारा उत्पादक हो गया और खरगोश हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया और सांप यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अब देखो जो हमारा उत्पादक है, उत्पादक को हम लोग प्रथम पोषी स्तर भी बोलते हैं, प्रथम पोषी स्तर। और जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है इसे हम लोग द्वितीय पोषी स्तर बोलते हैं, पोषी स्तर। जो हमारा मेढक है या हमारा जो द्वितीयक उपभोक्ता है इसको तृतीय पोषी स्तर बोलते हैं, पोषी स्तर। और जो हमारा तृतीयक उपभोक्ता है इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पोषी स्तर, चतुर्थ पोषी स्तर। इसी तरह अगर ज़्यादा है तो चतुर्थ उपभोक्ता, पंचम पोषी स्तर, इस तरह से आपका चल सकता है। ठीक है। अब देखो जब जीव जंतु क्या होते हैं, ये तो जब जिंदा है उसकी बात कर रहे हैं। जब जीव जंतु मर जाते हैं यानी जब जीवों की मृत्यु हो जाती है, जीवों की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए पेड़ पौधा या कोई जीव जंतु क्या हुआ, मर गया, तो उसको जो सरा गलाकर मिट्टी बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं अपघटक। क्या बोलते हैं, अपघटक। अपघटक में मुख्य रूप से दो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु और दूसरा कवक। तो जीवाणु और कवक दो ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जीवों की मृत्यु के पश्चात उसको सरा गलाकर मिट्टी बना देते हैं। और इस तरह से सर गलकर जो मिट्टी बनता है उसका नाम होता है ह्यूमस। क्या होता है, ह्यूमस। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और अपघटक क्या हो जाएंगे, ऐसा सूक्ष्म जीव जो चीज़ों को सरा गलाकर ह्यूमस बनाते हैं, जैसे कि जीवाणु या कवक। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाला है, देखो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, तो सूर्य से इसको ऊर्जा मिलता है। सूर्य का केवल 1% ऊर्जा ही किस में आता है, पेड़ पौधों में आता है। फिर पेड़ पौधा से 10% ऊर्जा जो है प्राथमिक उपभोक्ता में, और फिर प्राथमिक का 10% किस में जाता है, द्वितीयक में, और द्वितीयक का 10% तृतीयक में। तो इस तरह से देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो है किसी एक दिशा में हो रहा है। यानी ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, ऊर्जा प्रवाह जो है वो एक दिशीय पथ के माध्यम से होता है। क्या होता है, एक दिशीय पथ के माध्यम से। यही ऊर्जा प्रवाह ना देकर आपको ये पूछे कि अजैव का मतलब निर्जीव चीज़, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अगर इसका प्रवाह पूछे तो ये हमारा चक्रीय पथ के माध्यम से होगा। क्या होगा, चक्रीय पथ के माध्यम से। बस इसको क्या ध्यान में रखना है कि जो अजैव पदार्थ हैं इसका जो
पथ है वो कैसा है, चक्रीय है, और जो हमारा ऊर्जा है इसका पथ क्या है, एक दिशीय है, यानी एक दिशीय पथ से इसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अब हम लोग समझते हैं जैव आवर्धन के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जैव आवर्धन। अब देखो हम लोग दो तरह के पदार्थ को देखते हैं पहले, एक जैव निम्नीकरणीय और दूसरा देखते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो दो तरह के पदार्थ देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और जीवों के अंदर मौजूद वो पदार्थ जिसका अपघटन हो सकता है उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि हमारा बाहित मल, जैसे कि मल मूत्र, ठीक है। जैसे मृत जीवों का अवशेष, यानी मृत जीवों का हिस्सा या अवशेष लिख दीजिए। तो ये सब क्या हो सकते हैं, अपघटित हो सकते हैं, और इसके अपघटन के पश्चात क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, ठीक है। तो इनका क्या अपघटन हो सकता है। अब जीवों के अंदर मौजूद कुछ ऐसे पदार्थ जिसका अपघटन नहीं हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। अब जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में क्या आ जाएंगे, जैसे कि बहुत सारा जो कीटनाशी होता है, कीटनाशी जैसे कि DDT है ना। जैसे अन्य पदार्थ की बात करें तो जैसे हम लोग खेत में जो उर्वरक डालते हैं, उर्वरक यानी पोटास यूरिया जो है, पोटास यूरिया, ये सभी पदार्थ जो हैं ये क्या होते हैं, अपघटित नहीं हो पाते हैं। तो इन सभी पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। अब जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में जैसे यहाँ मलमूत्र है तो उसमें यूरिया वगैरह जो है वो अपघटित नहीं होता है, ठीक है। तो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो होते हैं ये अपघटित नहीं होते हैं। तो जैसे पेड़ पौधा में हम जैसे खाद या रसायन डालें तो ये रसायन क्या करता है, पेड़ पौधा अवशोषित करता है। अब इसको खाएगा शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, अब प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, यानी जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो एक जीव से दूसरे जीवों में जाते रहते हैं और जमा होते रहते हैं। इसी घटना को हम लोग जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। तो क्या कहेंगे, एक जैव घटक से दूसरे जैव घटक में अनिम्नीकरणीय पदार्थों का जाना ही क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। एक जैव घटक से दूसरे जैव घटक में अनिम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय पदार्थ का जाना ही जैव आवर्धन कहलाता है। अब हम लोग अपशिष्ट को देखते हैं और फिर इसका जो है निदान किस प्रकार होता है ये देख लेंगे और हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग किसको देखते हैं, अपशिष्ट को। अपशिष्ट का मतलब हानिकारक या जो हमारा हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ जो होता है, अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को हम लोग अपशिष्ट बोलते हैं। अब ये अपशिष्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जैव निम्नीकरणीय जो अभी हम लोग देखे, जैव निम्नीकरणीय यानी जिसका अपघटन हो सकता है, यानी अपघटन संभव है, ठीक है। और दूसरा जो होता है अपशिष्ट वो होता है जैव अनिम्नीकरणीय
निम्नीकरणीय, तो इसका अपघटन संभव नहीं है। अपघटन संभव क्या है? नहीं है। तो जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है इसको हम लोग मिट्टी में क्या करते हैं? मिट्टी में गड्ढे बनाकर उसको गाड़ देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिन पश्चात इसका अपघटन हो जाता है और वो मिट्टी यानी ह्यूमस में बदल जाता है। लेकिन जो जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं इसके लिए 3R रूल की हम लोग क्या करते हैं? पालन करते हैं। 3R रूल क्या कहता है? फर्स्ट R, सेकेंड R और थर्ड R। फर्स्ट R कहता है रिड्यूस और सेकेंड R कहता है रीयूज और थर्ड R कहता है रिसाइकल। इसको समझिए, यानी कि जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जैसे क्या? प्लास्टिक वगैरह, जैसे क्या? प्लास्टिक, DDT वगैरह जो हो गया, शीशा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, शीशा, एल्युमिनियम, तो शीशा, एल्युमिनियम ये सारे जो पदार्थ हैं वो क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो कहता है इन पदार्थों को के उपयोग को रिड्यूस करिए। रिड्यूस का मतलब कम से कम उपयोग कीजिए, कम से कम उपयोग कीजिए, ठीक है। पहला 3R रूल में पहला R का मतलब रिड्यूस है, जिसका मतलब होता है इन पदार्थों का कम से कम उपयोग कीजिए। दूसरा है रीयूज, यानी एक बार प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक में कुछ ले आए हैं, अब प्लास्टिक को क्या कीजिए? जैसे पॉलीथीन है हमारा, उसको क्या कीजिए? पलट दीजिए और उसका फिर से उपयोग कर लीजिए। जैसे एक डब्बा में हम प्लास्टिक का डब्बा था, उसमें कुछ और पदार्थ रखे थे, तो जब वो खाली होता तो उसको धो लीजिए और उसमें दूसरा पदार्थ उपयोग कीजिए। यानी किसी भी पदार्थ का फिर से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? रीयूज। यानी रीयूज का मतलब पदार्थों का उपयोग पुनः दोबारा करना, दोबारा तिबारा जो भी है, पुनः उपयोग करना ही क्या कहलाता है? यही लिख देते हैं, पुनः उपयोग करना, पुनः उपयोग करना। यानी पहले तो कम से कम उपयोग कीजिए, ज़्यादा आवश्यकता है तो उपयोग कीजिए, लेकिन उसी पदार्थ का अगर और उपयोग हो पा रहा है तो उसी का कीजिए, नया पदार्थ क्रिएट ना हो, ऐसी स्थिति आपको बना के रखना है। तीसरा है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है उसी पदार्थ से नया पदार्थ बनाना, यानी पहले मौजूद पदार्थ से नया पदार्थ बनाना। तो इसका खर्चा और इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा लगता है, इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा लगता है, लेकिन रीयूज में किसी तरह का ऊर्जा नहीं लगता है। तो रिसाइकल थोड़ा सा क्या हमारे लिए महंगा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि संभवतः आप ये 2R का काम चलाइए, और अगर नहीं हो पा रहे तो तीसरा R भी, अगर ऊर्जा की व्यय की क्षमता है आप में तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। यानी यहाँ पर अगर हम टॉपिक लगाएं कचरा प्रबंधन, तो अपशिष्टों का या हानिकारक और अनावश्यक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना। तो अपशिष्टों या हानिकारक अथवा अनावश्यक पदार्थ का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। इसके लिए जो हमारे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उसे मिट्टी में दबाकर उनका अपघटन कर देते हैं, जिससे ह्यूमस वगैरह प्राप्त होता है, और जो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं उसे 3R रूल के हिसाब से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से उसका हम लोग प्रबंधन करते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ओजोन, और इसके साथ हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ओजोन। तो आइए समझते हैं ओजोन। एक्चुअली ओजोन क्या होता है? यह ऐसा अणु जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं।
3 परमाणु होते हैं। देखो सिर्फ O लिख दिए तो वो है, ये क्या है, ऑक्सीजन परमाणु। O2 लिख दिए तो ये ऑक्सीजन गैस है, और वहीं O3 लिख दिए तो ये हमारा क्या है, ओजोन है। O2 और O3 से मिलकर ही क्या बनता है हमारा, सॉरी O2 और O से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, ओजोन। और ये ओजोन एक अणु है। यह अणु क्या करता है, हमारा जो वायुमंडल है इससे 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच, 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच ये क्या करता है, एक परत का निर्माण करता है, जिसका नाम हम लोग क्या देते हैं, ओजोन परत। ओजोन परत। अब ये ओजोन परत जो है इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु से बना हुआ ये क्या है, परत है। ये करता क्या है, तो सूर्य से जो हमारा परावैंगनी किरण आता है, परावैंगनी किरण, इसको आने से क्या करता है, रोक देता है। कौन, ओजोन परत। ये परावैंगनी किरण हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे त्वचा पर जब ये किरणें पड़ती है तो ये त्वचा कैंसर कर देता है। क्या कर देता है, त्वचा कैंसर। या पेड़ पौधों की पत्तियों पर चलता है या उसके छाल वगैरह पे पड़ता है तो पत्तियों को या छालों को क्या करता है, जला देता है। इतना ये हानिकारक होता है। इन्हीं हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा क्या करता है, कौन करता है, ओजोन परत, जो कि वायुमंडल की एक क्या है, परत है। वायुमंडल में 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के रेंज के बीच में ये हमारा उपस्थित रहता है। अब आजकल हो क्या रहा है, तो विभिन्न तरह के जो एरोसॉल हैं, एरोसॉल कहने का मतलब जो हमारा CFC गैस है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जो हमारा क्या है, जो सेंट लगाता है आदमी सुगंध करने के लिए, सेंट, या जो सैलून में क्या लगाते हैं, सैलून के लिए जो शेविंग क्रीम होता है, शेविंग क्रीम, इन सभी को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल में जो CFC वगैरह होता है, ये CFC क्या करता है, ओजोन के परत से जब टकराता है तो O3 को पुनः O2 और O में बांट देता है, यानी ओजोन परत का क्षय कर देता है, या इसी को बोलते हैं ओजोन छिद्र कर देता है, ओजोन छिद्र कर देता है। तो जब ओजोन छिद्र या ओजोन क्षय हो जाता है तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती है और हमें त्वचा कैंसर या पत्तियों के जलना या छालों का जलना, पेड़ पौधों का मुरझा जाना और विभिन्न तरह के जो हमारे लिए हानिकारक चीज़ें हैं उसका उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए परावैंगनी किरणों से हमें क्या, अपने आप को सुरक्षा करना होगा। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय भी कंप्लीट होता है और हमने क्लास 10th के बायोलॉजी को भी कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।